हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ईएमटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ये हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो कंप्लीट बैच है, बीएससी का जो कंप्लीट बैच है, वो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट बाय हंसू सर पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिनके स्टूडेंट्स को नीड है वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीडी स्टूडेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे हम हमारे बैचेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाए आने वाले टाइम में। तो चलिए हम हमारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। सबसे पहले स्केलर फंक्शन क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो फील्ड होता है दैट इज स्केलर फील्ड। मतलब ऐसा फील्ड जिसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, वो ऑल डायरेक्शन में या फिर मोर देन वन डायरेक्शन में या मोर देन टू डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, दैट इज द स्केलर फील्ड। और उस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उससे रिलेटेड जो फील्ड होगा दैट इज स्केलर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड के बारे में हम हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड देखो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इट इज द मैक्सिमम चेंज, it is the maximum change in scalar field, it is the maximum change in scalar field। किसी भी स्केलर फील्ड में जो मैक्सिमम चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि आपके पास एक स्केलर फील्ड है फाई। अब इसका कंसिडरेशन हम एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन करके करेंगे कि याद रखना किसी भी स्केलर फील्ड का जो मैक्सिमम चेंज होता है दैट मैक्सिमम चेंज इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो सपोज let's consider a scalar field या फिर स्केलर फंक्शन। जो स्केलर फंक्शन होगा वो स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक स्केलर फंक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। लेट्स कंसीडर ए स्केलर फंक्शन phi on surface S1 and S2, on surface S1 and S2। देखिए लेट्स कंसिडरेशन कैसे करते हैं हम। सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर किया, दैट्स द ओरिजिन O। अब इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर हमने एक सरफेस कंसिडर किया, दैट्स द सरफेस S1। एक सरफेस यहां पर कंसिडर किया, दैट्स द सरफेस S2। अब इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज द पॉइंट P। इस सरफेस पे हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट्स द पॉइंट Q। क्लियर? अब ये जो पॉइंट P है, सबसे पहले हमने एक स्केलर फील्ड में दो सरफेस कंसिडर की, सरफेस S1 एंड सरफेस S2। अब S1 पर एक पॉइंट P है, S2 पर एक अनदर पॉइंट Q है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R, द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो सपोज लेट्स कंसिडर ए स्केलर फंक्शन फाई। तो सरफेस S1 पर जो फंक्शन है वो कितना है? फाई है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस S2 पर मूव करते हो, जैसे ही आप सरफेस S2 पर मूव करते हो तो फाई के अंदर चेंज कितना हो जाता है? डेल्टा फाई। फाई के अंदर कितना चेंज कर देते हैं हम? फाई। जैसे यहां पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर फंक्शन है फाई, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे वाली सरफेस पर
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि गैप भी तो चेंज हो गया। तो फाई से कितना हो गया डेल्टा फाई। अब ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसका कितना हो जाएगा आर प्लस डेल आर वेक्टर, आर प्लस डेल आर वेक्टर। क्लियर। अब ये दो कंसिडरेशन हम लेकर चलते हैं। तो यहां से ये बन गया वेक्टर, ये इसका डायरेक्शन, तो यहां से ये कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए यहां पे, अब हम यहां पे क्या करते हैं नाउ, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट या फिर थोड़ा मैथमेटिकल वाला पार्ट। तो मैथमेटिकल वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझा देता हूं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट मीनिंग होता है द मैक्सिमम चेंज। कौन सा चेंज? किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो मैक्सिमम चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर ली फाई, या एक स्केलर फील्ड कंसीडर कर लिया फाई, जिसमें रखा हुआ है एक सरफेस S1। अब उससे थोड़ा सा आगे एक दूसरा सरफेस कंसीडर किया S2। अब यहां पर फाई है तो यहां पर फाई प्लस डेल फाई, थोड़ा सा चेंज हो गया। एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, अब यहां पर कंसीडर करेंगे तो आर प्लस डेल आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर तो इसका भी थोड़ा सा चेंजेबल हो जाएगा। अब देखो ये इधर एरो बन रहा है, ये इधर एरो बन रहा है, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देखें, नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी क्यू, नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी क्यू, नाउ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी क्यू। तो देखो यहां पर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बच्चों? अगर आपके पास दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, तो ये जो वेक्टर होगा सी वेक्टर, ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पर देखो कंपेयर करो, यहां से गए एक एरो इधर एक इधर, तो देखो इधर गए और इधर गए, तो मीनिंग इज दैट यहां पर मैं इसको यहां लिखता हूं, इसको ओपी वेक्टर प्लस यहां से पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। निकालना है हमें पी क्यू वेक्टर, तो यहां से हम क्या करेंगे ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो यहां से अगर हम पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो ओपी है हमारा आर प्लस डेल आर और माइनस आर वेक्टर, तो आर से आर कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डेल आर। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो भाई बच्चों यहां तक आप लोगों के थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा, अगर नहीं बैठा है तो वीडियो को रिवाइज कर करके रिवाइव कर करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, ये कितना आ गया हमारे पास डेल आर आ गया। क्लियर, दैट्स क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से यहां जाने में फील्ड में कितना चेंज हो गया डेल फाई, फील्ड में कितना चेंज हो गया डेल फाई चेंज हो गया। तो अब हम निकालेंगे चेंज, क्या निकालेंगे चेंज निकालेंगे। तो देखो इसको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, नाउ द चेंज, यही तो निकालना है हमें भाई, चेंज ही तो निकालना है, मैक्सिमम चेंज निकालना है। पहले तो चेंज निकालेंगे फिर मैक्सिमम चेंज निकालेंगे, तो मैक्सिमम चेंज जो होगा वही तो ग्रेडियंट होगा। नाउ द चेंज इन स्केलर फील्ड, नाउ द चेंज इन स्केलर फील्ड with respect to p q वेक्टर, इस p से q तक जाने में आपके स्केलर फील्ड में कितना चेंज आ गया, स्केलर फील्ड में जो चेंज आ गया दैट चेंज इज डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 2। कितना चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया, मतलब P से Q तक जाने में कितना चेंज हुआ डेल फाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल आर, तो चेंज कितना हो गया डेल फाई ओवर डेल आर। तो डेल आर के रेस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है डेल फाई आ रहा है।
डेल आर के रेस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है, डेल फाई आ रहा है। अब इसको तो यहीं पर पॉज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके पास सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस S2, भाई इसको ऐसे समझो, आपके रूम में दो वॉल है, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। इस दीवार से इस दीवार के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर मुझे यहां से यहां तक सबसे जल्दी पहुंचना है तो मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चूज करूंगा, मतलब इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इससे किस पे, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो इससे अगर मैं इस पे डालूंगा या इससे इस पे डालूंगा तो वही मेरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर मैं घूम के आऊंगा तो वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो किसी भी दो सरफेस के बीच में अगर हमें नाउ पुट ए नॉर्मल on surface S2, now put a normal on surface S2, तो इस surface S2 के ऊपर एक नॉर्मल अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, that is the point R। इस सरफेस S2 पर हमने एक नॉर्मल अप्लाई कर दिया, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसका यहां पर तो है n कैप, और इस S2 के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज कितना हो गया, डेल्टा n कैप। कितना चेंज हो गया बच्चों, डेल्टा n कैप। क्लियर है इतना, भाई यहां तक तो है n कैप इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन जैसे ही S2 से हम आगे गए या S2 पर पहुंचे तो S2 पर जाते जाते ये जो नॉर्मल है इसमें चेंज कितना हो गया, डेल्टा n चेंज हो गया। अब देखो हम एक तो पहले हमने P से Q तक गए तब चेंज निकाला था, अब P से R तक जाएंगे तब चेंज निकालेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसा और खींच देते, दैट इज द एंगल थीटा। अब देखो नाउ पुट ए नॉर्मल ऑन सरफेस S2, अब S2 पर हम नॉर्मल निकालते हैं, ये निकाल लिया हमने, P से Q तक आने के रेस्पेक्ट में चेंज, अब निकालेंगे हम P से R तक जाने के रेस्पेक्ट में चेंज। सो चेंज इन स्केलर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू PR वेक्टर। अब PR वेक्टर के रेस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, भाई यहां पर तो फंक्शन था फाई, यहां पर फील्ड था फाई, यहां पर पहुंचते पहुंचते हो गया डेल फाई, तो यहां से इसके अंदर चेंज आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एन, इक्वेशन नंबर 3। ये याद रखना, इस पूरे डेरिवेशन में ये दोनों ही चीजें काम की है। P से Q तक जाने में चेंज है डेल फाई ओवर डेल आर, P से R तक जाने में चेंज है डेल फाई ओवर डेल एन। हेयर डेल एन क्या है, यूनिट वेक्टर। हेयर अब यहां पर जो है डेल एन क्या है, चेंज इन यूनिट वेक्टर, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो डेरिवेशन है बहुत इजी डेरिवेशन है। हो सकता है बुक जब आप खोलो तो आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो लेक्चर्स को देखते जाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जितनी बार आप देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट हम धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट, नाउ यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने P से Q तक जाने में चेंज निकाल लिया और हमने P से R तक जाने में चेंज निकाल लिया। तो देखो इफ ये डिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है, दोनों जो सरफेस है इन दोनों के बीच का जो गैप है ये नेग्लिजिबल मान ले हम, या फिर इस ट्रायंगल को हम क्या मान ले, इफ डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा आर क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर सकते हो आप इसको। डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, देन ट्रायंगल पी क्यू आर can consider as triangle PQR can consider as right angle, can consider as right angle
ट्रायंगल। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं हम, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकालेंगे बेटा? अब cos थीटा निकालेंगे। अब इसको अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं तो दैट्स द 90 डिग्री। ये सरफेस है ऐसे, इस पर नॉर्मल डाला तो दैट्स द 90 डिग्री, दैट्स द एंगल थीटा। तो एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे आप लोग बीएससी के मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो इतना तो आप लोगों को पता होना भी चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो दैट्स द हाइपोटेनियस, दैट्स द परपेंडिकुलर एंड दैट्स द बेस। तो इस केस में 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास? थीटा के सामने दैट इज परपेंडिकुलर, बेस है हमारा डेल्टा आर। तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा बच्चों दैट इज डेल्टा आर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस अगर हमें निकालना है दैट इज एन कैप, दैट इज डेल्टा आर। एन कैप इज 4, तो हाइपोटेनियस इज डेल्टा एन। यहां से यहां तक पहुंचने में चेंज कितना आ गया? यहां तक एन कैप था, यहां पहुंचने में डेल्टा एन हो गया, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया भाई? डेल्टा एन हो गया। दैट्स द सॉरी डेल्टा आर। एक मिनट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दैट्स द एंगल। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। पी क्यू डेल्टा आर, डेल्टा आर नीचे आएगा, दैट इज डेल्टा आर एंड दैट इज डेल्टा एन। बेस, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। क्लियर? अब इस केस में हम इसको क्या करेंगे? यहां पर छोड़ देते हैं, दैट्स द। अब यहां से हम इसको और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो हम यहां से लिख सकते हैं इसको डेल्टा आर, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइड बाई cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों क्या करेंगे? इक्वेशन 4 से वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट इन इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 हमने ये दिया है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से पहले मैं चेक कर लेता हूं कि हम फ्रेम में आ रहे हैं क्या। बिल्कुल फ्रेम में आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पुट द, अब इक्वेशन इसमें पुट करते हैं। तो इस केस में अब देखो P से Q तक जाने में जो चेंज है अब वो cos के रेस्पेक्ट में आ रहा है। अब P से Q तक जाने में जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में हो गया? cos के रेस्पेक्ट में। इसको हम cos के टर्म्स में लेकर लिख देंगे। तो ये जो चेंज होगा, नाउ पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आर की जगह पर अगर आप पुट करेंगे तो डेल्टा एन cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5। अब cos का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अगर इस cos के वैल्यू को हम क्या कर दे? 1 कर दे। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाई में चेंज कितना होगा? मैक्सिमम होगा बच्चों। अगर cos में cos का वैल्यू कितना? 1, तो फाई में चेंज कितना होगा? मैक्सिमम होगा। यही तो निकालना था, यही तो क्या करना था हमें? निकालना था। तो इसी चीज को निकालने के लिए हम कहां पर डिस्कस करेंगे? ओनली ऑन यूट्यूब, कहीं नहीं जाएंगे, ओनली ऑन यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। पूरा बीएससी का सिलेबस, पूरी ईएमटी, पूरी मैकेनिक्स, सब कुछ बीएससी पर ही, पूरी बीएससी के लिए सारी क्लासेस हम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। तो यहीं पर डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो नाउ एक बार आप इसको देख लीजिए, इसके मैक्सिमम चेंज को यहां पर। इस समय इसको थोड़ा सा ये बीच वाला पार्ट इसका इरेज करूंगी।
एक बार आप 2 मिनट के लिए देख लीजिए इसको, जिससे हम इसको इरेज कर दें। देखिए देखिए 2 मिनट के लिए देख लीजिए। अब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं यहां तक के को एक बार एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस में। एक सरफेस है S1, एक सरफेस है S2। इस सरफेस पर फंक्शन है फाई। अब यहां से यहां तक जाने में इस फील्ड में चेंज हो जाता है डेल फाई। अब यहां पर एक पॉइंट P है, P से Q तक जाने में डिस्प्लेसमेंट है डेल आर, जो कि हमने ऐसे निकाला है ट्रायंगल लॉ का यूज करके, ये रहा लॉ, इसका यूज करके। अब डेल आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन में चेंज कितना हो रहा है, डेल फाई ओवर डेल आर। अब इस सरफेस से इस सरफेस पर शॉर्टकट जाने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पर नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल अप्लाई किया एन कैप, तो एन कैप यहां तक था, इसके लिए था। यहां से यहां जाने में ये एन कैप कितना हो गया, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन के रेस्पेक्ट में फंक्शन में कितना चेंज हुआ, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन, इतना चेंज हो गया। ठीक है, इतना हमने मान लिया। लेकिन अगर ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का cos थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, अगर हम इस r का वेरिएशन करवाते हैं तो थीटा वेरी होता है, और थीटा अगर वेरी हो रहा है तो थीटा का वैल्यू चेंज होगा। थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो हमें कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर cos फंक्शन लेंगे, तो cos फंक्शन जब लेंगे तो ये हमारा cos फंक्शन हो गया डेल्टा एन और डेल्टा आर। तो डेल्टा एन cos थीटा, इसको उठा के हमने यहां पुट कर दिया। अब जब इसको उठा के यहां पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनकर आ गई। अब इक्वेशन 5 के अंदर मैक्सिमम चेंज होता है, वो कैसे होता है, अगर cos के वैल्यू को आप 1 कर दो तब जाके इसके अंदर मैक्सिमम चेंज होगा। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब इक्वेशन नंबर 5 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 से अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, द मैक्सिमम चेंज इन cos थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। अगर cos थीटा का मैक्सिमम चेंज 1 होता है तो डेल फाई ओवर डेल एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मैक्सिमम चेंज लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम चेंज, यहां से यहां तक। अगर इस थीटा को आप 1 पुट कर दो, कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो इस पूरी फिजिकल, ये जो पूरी टर्म दिख रही है, इसमें कितना चेंज होगा, मैक्सिमम चेंज होगा। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज होना चाहिए था उतना चेंज होगा। अब ये जो चेंज है डेल फाई ओवर डेल आर के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हम इसको और सिंक्रोनाइज करके ऐसा लिख सकते हैं, तो डी फाई ओवर डी एन मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी आर। दिस इज द ग्रेडियंट। और किसी भी फंक्शंस के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस इज द ग्रेडियंट। यही तो निकालना था, मैक्सिमम चेंज, दिस इज द मैक्सिमम चेंज। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, दिस इज द मैक्सिमम चेंज। अब ये जो मैक्सिमम चेंज है यही हमें क्या बताता है, यही मैक्सिमम चेंज क्या बताता है हमें, चेंज को इंट्रोड्यूस करता है। ये किसको इंट्रोड्यूस करता है, चेंज को इंट्रोड्यूस करता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस सेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों, अब ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना, कैमरा ऑफ रह जाता है और मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इस बार एक बार देख लेते हैं।
देखो, नाउ चेंज द स्केलर फंक्शन cos फाई। अब यहां से अगर इसके अंदर इसका वैल्यू 1 पुट कर दे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 द मैक्सिमम चेंज इन cos थीटा, cos थीटा के अंदर मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो cos थीटा में जब मैक्सिमम चेंज होगा तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इन दिस केस the in this case the change in scalar function, in this case the change in scalar field, the change in scalar field will be maximum। इन दिस केस अगर इसका वैल्यू आप 1 कर दो तो इस केस में ये जो स्केलर फंक्शन है इसके अंदर चेंज कितना होगा? मैक्सिमम चेंज होगा। इसमें कितना चेंज होगा? मैक्सिमम चेंज होगा। तो देखो, नाउ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पी क्यू वेक्टर। अब P से Q के रेस्पेक्ट में जाने वाला चेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा बच्चों। अब देखो, तो इस केस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका वैल्यू तो कर दो 1, तो डेल फाई ओवर डेल एन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल आर मैक्सिमम। तो दिस इज द ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू होता है डेल फाई ओवर डेल आर मैक्सिमम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल एन, या फिर इसको लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम। ये क्या है बच्चों? यही हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्टार लगा देता हूं इस बॉक्स के, इस बक्से को कर लो पेटी पैक। यही हमें क्या करना था? निकालना था। इसका मतलब क्या है? कॉस का वैल्यू आप क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। तो जब कॉस का वैल्यू 1 करेंगे, अब कॉस का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो चेंज क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब इससे ज्यादा ये तो कम से कम चेंज है, मतलब मैक्सिमम चेंज की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम चेंज की बात करने के लिए कॉस का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर इसको 0 पुट करेंगे, भाई कॉस का वैल्यू कितना डिग्री कर दो? 0 डिग्री कर दो। इसको उठा के यहां ले आओ, इसको उठा के यहां ले जाओ, या फिर क्यू को उठा के वहां ले जाओ। कॉस का वैल्यू 0 डिग्री मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल फाई ओवर डेल एन। जब ये डेल फाई ओवर डेल एन हो जाएगा, मतलब क्या है? द मैक्सिमम चेंज इन कॉस थीटा 1। तो इन दिस केस, इस केस में जब आप इसको उठा के यहां लेकर जाओगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। तो मैक्सिमम चेंज इतना ही होगा, इससे ज्यादा चेंज तो होगा नहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल फील्ड में, स्केलर फील्ड में। तो मैक्सिमम चेंज कितना आएगा? डेल फाई ओवर डेल एन। अगर आपका ये बन गया तो आर के रेस्पेक्ट में डेल फाई ओवर डेल आर में जो मैक्सिमम चेंज होगा, किसमें? डेल आर के रेस्पेक्ट में डेल फाई में जो मैक्सिमम चेंज होगा वो होगा डेल फाई ओवर डेल एन। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। तो यही हमारा क्या बन गया? ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी एक स्केलर फंक्शंस के ग्रेडियंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हमारी सारी क्लासेस को धीरे धीरे करते करते एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए वीडियो लेक्चर्स की रेडी करके रख देंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिससे वो जल्दी से जल्दी इसको गैदर कर पाए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इसको एक बार देख लीजिए।